हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की। उसमें अपन दो टॉपिक देख चुके हैं, हिमालय पर्वत वाला और उत्तर के विशाल मैदान वाला। बात करते हैं आज तीसरे टॉपिक की, थार का मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल। देखते हैं अपन तीसरा टॉपिक, थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल की अपन बात करें, थार का मरुस्थल भारत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। विस्तार है वो 85% भारत में है और 15% पाकिस्तान में है। ठीक है, बात करें थार के मरुस्थल के विस्तार की 85% है भारत में, तो 15% पाकिस्तान में। देखिए साथ ही से भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। साथ ही थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है भारत में। पंजाब में, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। साथ ही राजस्थान और गुजरात। ठीक है, राजस्थान में जो थार के मरुस्थल है उसका लगभग 60% भाग राजस्थान में है। ठीक है, लगभग 60% भाग कहाँ है? राजस्थान में। अरावली जो है, अपने कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है, अरावली प्रदेश की किस ओर स्थित है? पूर्व या पश्चिम? किस ओर स्थित है? पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, अपन बात करें मरुस्थल होता क्या है। उस क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर 25 सेमी समवर्षा रेखा से या सब 25 सेमी से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को अपन मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, वह क्षेत्र जहां पर वर्षा कितनी होती है? 25 सेमी समवर्षा रेखा से कम वर्षा वाला क्षेत्र, 25 सेमी समवर्षा रेखा से कम वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, बात करें 85% विस्तार जो है वो भारत में है और 15% पाकिस्तान में है। साथ ही देखें तो यह 4 राज्यों में फैला हुआ है भारत में। राजस्थान में सर्वाधिक 60%, हरियाणा और पंजाब के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं उनमें भी विस्तार है। साथ ही गुजरात में भी इसका विस्तार है। अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, अब देखें यह मरुस्थल है ना, ये राजस्थान में 2 भागों में है। राजस्थान में कितने भाग हैं इसके? 2 भाग हैं। 2 भाग हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल हैं, इनमें क्या अंतर है? शुष्क मरुस्थल तो वह भाग होता है जो 25 सेमी समवर्षा रेखा से कम वाला। साथ ही 25 से 50 सेमी समवर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा मरुस्थल कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल की श्रेणी में आता है। ठीक है, बात करें
जो अपने थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल है 2,00,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2,00,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बात करें अपन मरुस्थल की उत्पत्ति की। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है मरुस्थल की उत्पत्ति में। कुछ विद्वानों का कहना यह है कि जो अरावली पर्वतमाला है उसके जो रेत है, उसके जो पत्थर हैं, उससे जो रेत हुई है उसके कारण मरुस्थल का निर्माण हुआ है। जबकि कुछ विद्वानों का कहना यह है कि प्राचीन समय में यहाँ पर नदियाँ बहती थी। उदाहरण के तौर पर घग्गर नदी के अवशेष मिले हैं, उससे ये साबित होता है कि उन नदियों के कारण ही यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है। नदियाँ विलुप्त हो गई और वहाँ के मरुस्थल का निर्माण हो गया। ठीक है, कुछ विद्वानों का कहना यह भी है कि भूगर्भस्थ गतिविधियों के कारण जो नदियाँ थीं वो नीचे चली गई और ये जो भाग था मैदानी भाग वो ऊपर की ओर उठ गया। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ढाल जो नदियों का ढाल था वो दूसरी दिशा में परिवर्तित हो गया और ये मैदान बंजर हो गए। यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो गया। ठीक है, उत्पत्ति में ये बताया गया है। साथ ही अपन बात करें राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसे धान वागर, कुछ नदी वाले जो प्रदेश हैं जैसे लूनी नदी वाला प्रदेश है, ऐसे प्रदेश हैं इन क्षेत्रों में कुछ मैदानी प्रदेशों का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थानी बागर। राजस्थानी बागर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, लूनी बेसिन और नागौर उच्च भूमि। कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है? घग्गर बेसिन, शेखावाटी उच्च भूमि, शेखावाटी उच्च भूमि, लूनी बेसिन, ठीक है, लूनी बेसिन और बनास बेसिन या नागौर उच्च भूमि। दूसरा है नागौर वाला क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि। 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखो, घग्गर बेसिन में गंगानगर और प्लस हनुमानगढ़ जाता है, हनुमानगढ़। ठीक है, ये वाला जो शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है, सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू। ठीक है, ये कौन सा कांतली नदी वाला क्षेत्र आता है इसमें, कांतली नदी वाला क्षेत्र। ठीक है, लूनी बेसिन जो है जोधपुर, बाड़मेर, नागौर और पाली जिले इसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर, नागौर, पाली। ठीक है, नागौर उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है, नागौर उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है इसमें कुब्बड़पट्टी क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ पर क्या है, लवणीय झीलें हैं। क्या है? लवणीय झीलें, लवणीय झीलें हैं। ये सब क्षेत्र पाया जाता है कुब्बड़पट्टी क्षेत्र, कुब्बड़पट्टी क्षेत्र। यहाँ के लोगों में जल में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ के लोगों में कुब्बड़ निकली हुई होती है। ठीक है,
इसके बाद में अपन दूसरे टॉपिक की बात करें, देखते हैं राजस्थान बागर 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर बेसिन, गंगानगर हनुमानगढ़ सम्मिलित हैं। शेखावाटी भूमिवाड़ा जो क्षेत्र है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, कांतली नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। लूणी बेसिन में देखा जाए जोधपुर, नागौर और पाली, लूणी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें हैं, जैसे सांबर भी नागौर में आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। सांबर, नागौर, कुचामन, डीडवाना ये झीलें हैं। दूसरे पार्ट किसके, उसको क्या कहते हैं, मरुस्थली। मरुस्थली मरुस्थली मरुस्थल का वह भाग जहां पर वर्षा 25 सेमी समवर्षा से कम होती है। 25 सेमी समवर्षा से कम समरेखा वर्षा से कम से जो बरसात होती है उस क्षेत्र को अपन मरुस्थली क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मरुस्थली जो क्षेत्र है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप। सेकंड जो पार्ट है मुक्त क्षेत्र है, मुक्त क्षेत्र। मुक्त क्षेत्र में क्या है, यहाँ क्या होता है, पथरीला रेगिस्तान होता है, पथरीला रेगिस्तान। ठीक है, क्या है, पथरीला रेगिस्तान है। अब बालू का स्तूप की पर बात करें, 4 प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ पर बनते हैं। बरखान अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक देखते हैं। पहला है बरखान, दूसरा पैराबोलिक, तीसरा अनुप्रस्थ, फोर्थ अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य ये क्या है, बालू का स्तूप है। सबसे खतरनाक जो बालू का स्तूप है, सबसे खतरनाक जो बालू का स्तूप है बरखान बालू का स्तूप है, जिससे सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है, 25 सेमी समवर्षा रेखा है, वो क्या करती है, तार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इसमें एक भाग तो होता है शुष्क मरुस्थल वाला, एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला। तार के मरुस्थल वाले क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है, लूणी नदी। और किधर बहती है, अरावली से निकलकर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। अरावली से निकलती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, बात करें अपन नेक्स्ट, तार का जो मरुस्थल है उसका महत्व। ठीक है, बात करें महत्व की बात करते हैं। जो ग्रीष्म काल का जो समय होता है उस टाइम पर यहाँ पर निम्न वायुदाब होने के कारण मानसूनी पवनें आकर्षित होती हैं, मानसून को लाने में सहायक होता है। ठीक है, ग्रीष्म काल में निम्न वायुदाब होने के कारण मानसून आने में सहायक होता है। ठीक है, तो चारागाह के रूप में, पशुपालन के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है जो पौष्टिक आहार के रूप में योगदान देती है। रेगिस्तान वाले क्षेत्र में खनिज पदार्थ हैं जो उनका भी महत्व है। ठीक है, जल की उपलब्धता के आधार पर देखें, यहाँ पर चंदन नलकूप है। ठीक है, पर्यटन के आधार पर भी यह महत्वपूर्ण है। साथ ही अभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण यहाँ पर रेगिस्तान को हरा भरा किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही अपन देखें सुरक्षात्मक महत्व भी इसका है। पहला अपन कारण देखते हैं, महत्व देखते हैं। ग्रीष्म काल में
काल में निम्न वायु दाब के कारण मानसून में सहायक है। ठीक है। दूसरा बात करें पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण, तीसरे बात करें अपन पर्यटन के लिए, फोर्थ पर बात करें सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण,